This is a question from NDA 2024 held on 21st of April this month. A few months ago मैंने वाइट स्कोप हॉपिंग में ये जनवरी में मैंने भेजा था. How did I know कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है फॉर UPSC? Because I pay attention to themes, topics that UPSC is interested in. To understand what you need to study is a battle half won. And इसीलिए हम लोग आज NDA के जो भी जस्ट हुआ इसके हम लोग 30 क्वेश्चंस करीब 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी रेलेवेंट है. अगर आपको वो थीम्स नोट डाउन करने का मन है, यू कैन टेक आउट एन ए4 शीट और अ नोटबुक एंड यू कैन नोट डाउन द थीम्स. तो जब आप रिवाइज कर रहे हो देन यू कैन कम अक्रॉस दिस एंड रिमेंबर कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक वॉज रेलिवेंट फॉर दिस ईयर. ये अल्टीमेट पीवाई की सीरीज़ का 7वां एंड लास्ट पार्ट है. ये पूरा सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी ऑर्डर में देख सकते हो इसे, बट डोंट प्रोक्रेस्टिनेट. आप ये मत सोचो कि मैं एकदम लास्ट एग्जाम से कुछ दिन पहले ये देख लूँगा. डोंट डू दैट. ये बल्कि इसे पहले देख लो बिफोर रिवाइजिंग. उससे आपको रिवाइज करते वक्त याद रहेगा कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक वॉज इंपॉर्टेंट इन CDS और इन जियो साइंटिस्ट. ये सब सारे एग्जाम्स कवर्ड है इस सीरीज़ में. हेलो एवरीवन, दिस इज़ UPSC ओवर सिंप्लीफाइड. लेट अस बिगिन. मैं कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया कि देयर इज़ अ न्यू टाइप ऑफ पैटर्न बीइंग रिपीटेड इन दीज UPSC एग्जाम्स. CDS में भी देखा मैंने, NDA में भी देखा. हो सकता है दिस माइट बी अ न्यू टाइप ऑफ पैटर्न जो प्रीलिम्स में भी आए. ओके जैसे कि इसमें इन्होंने हाउ मेनी इंट्रोड्यूस हुआ था रिसेंटली, राइट? हाउ मेनी इन्होंने CDS एंड NDA में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है. सो डेफिनेटली वो लोग पैटर्न्स एक्सचेंज करते हैं अक्रॉस एग्जाम्स. दिस न्यू टाइप ऑफ पैटर्न माइट बी अ पार्ट ऑफ अपकमिंग प्रीलिम्स. इसे मैंने इंक्लूड कर दिया है एट द एंड ऑफ द वीडियो. प्लीज़ डू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है. मैं पहले सिंपली वही रूल्स फिर से बता दे रहा हूँ. 5 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स मैं वेट करूँगा आफ्टर रीडिंग आउट एवरी सिंगल क्वेश्चन एंड आंसर बताने से पहले मैं वार्निंग दूंगा. तो इन केस इफ़ यू वांट मोर टाइम वहाँ पर आप पॉज कर लेना वीडियो. 4 इवेंट्स दिए हैं एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. ठीक है, सॉल्व करते वक्त आप हमेशा अंडरलाइन कर दो टू रिमाइंड योर सेल्फ की क्या एग्जैक्ट पूछा है, करेक्ट नॉट करेक्ट वैसा. तो अर्लीस्ट टू लेटेस्ट पूछा है लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ऑल इंडिया खिलाफत इन दिल्ली, पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट एंड जालियांवाला बाग इंसिडेंट. 10 सेकेंड्स वेट कर रहा हूँ मैं. इसका आंसर है बी. यहाँ पर आप लिंकेजेस निकाल सकते हो इन सारे इंसिडेंट से. आपको किस तरह से सोचना है, समथिंग कॉज्ड अनदर थिंग. जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो ना, दिस कॉज्ड दैट, इस तरह से याद रखने की कोशिश करना. जैसे राउलेट एक्ट पास हुआ उसके लिए ही ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जालियांवाला बाग के दिन. एंड जालियांवाला बाग किस दिन हुआ था? बैसाखी वाले दिन हुआ था. पीपल फ्रॉम आउटसाइड हैड कम टू सेलिब्रेट इन द सिटी ऑफ अमृतसर. सो एक ये आइडिया हो गया. बैसाखी हर साल एक ही दिन पे पड़ता है विच इज़ 13th of April. सो नाउ वी हैव वन डेट एट लीस्ट, राइट? नाउ वी हैव वन डेट एंड राउलेट एक्ट डेफिनेटली इसके बाद. सो वी हैव दिस डेटा. इन एडिशन टू दिस वी हैव दिस डेटा. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत के बाद लॉन्च हुआ था. खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया था कांग्रेस ने, अप्रोप्रिएट कर लिया था सॉर्ट ऑफ. सो डेफिनेटली 2 कम्स फर्स्ट. ओके, तो ये इतना डेटा हमारे पास कॉन्फिडेंटली वेरी इजीली आ जाता है. राउलेट एक्ट हुआ था मार्च में, ये हुआ फिर अप्रैल में, वी हैव दिस डेट. फिर खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ था इन नवंबर. दिस इज़ फ्रॉम द सेम ईयर 1919. एंड फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 2020 में लॉन्च हुआ था. क्रोनोलॉजी में UPSC इंटरेस्टेड है. दिस इज़ नॉट द ओनली टाइम देव आस्क्ड दिस बिफोर एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस. 3 स्टेटमेंट्स हैं. The earliest inscriptions are in Sanskrit. Kharoshthi script used in inscriptions in the northwest were deciphered with the help of coins of Indo-Greek kings who ruled over the area. Most of the inscriptions mention grand, unique events and routine agricultural practices do not find mention. आप देखो सिविल सर्विसेज के स्टाइल का ये क्वेश्चन है. एंड स्टिल देर आर सम यूट्यूबर्स, किसी ने कमेंट भी किया था प्रीवियस वीडियो में कि पैटर्न मैच नहीं कर रहा है फ्रॉम सिविल सर्विसेज. कैसे नहीं मैच कर रहा है? ये तो एग्जैक्ट सेम पैटर्न है फ्रॉम सिविल सर्विसेज एंड दिस इज फ्रॉम NDA. 10 सेकेंड्स सॉल्व करो आप. इसका आंसर है 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब ये कौन 2 स्टेटमेंट्स हैं मैं बता रहा हूँ. ये NCERT में वेरी क्लियरली दिया हुआ है. ठीक है, डायरेक्टली NCERT से उन्होंने लिफ्ट किया है एंड हाउ मेनी करेक्ट पूछा है. अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस आर इन संस्कृत. इवन दो वी नो फॉर अ फैक्ट कि संस्कृत इज द मोर एंशंट
language, the most ancient language in our continent, as old as Tamil at least. But the earliest inscription is neither of Tamil nor of Sanskrit. It's actually of Prakrit. Okay, so there are no inscriptions left from the Vedic period or from the Mahajanpadas period. We don't have any. So this statement was wrong. The other two statements are right. But third statement आप देखो, most of the inscriptions mention grand unique events and routine agricultural practices do not find mention. जबकि लैंड ग्रांट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें बहुत कॉमनली इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं, बट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस डू नॉट फाइंड मेंशन. ये काफ़ी कंपेरेटिवली सरप्राइजिंग सेंटेंस था. जब मैंने ये सॉल्व किया तो मैंने इसे भी गलत मान लिया. ऑल्दो आई हैव रेड एनसीईआरटीज़, फिर भी मैंने इस सेंटेंस को गलत माना एंड मैंने ओरिजिनली फर्स्ट पिक किया था. बट वीडियो बनाने से पहले मैंने आंसर्स वेरीफाई किया एंड मैंने मुझे ये दिखा कि आई वॉज रॉन्ग हियर. सो इट वॉज नॉट वेरी ईजी, बट वी नीड टू रीड एनसीईआरटीज़ वेरी केयरफुली. आई रिमेंबर कि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. एग्जैक्ट ऑल 3 सेंटेंसेस एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, बट पढ़ने के बाद भी हमेशा याद नहीं रहता है. सो वी नीड टू कीप रिवाइजिंग. अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है अबाउट अर्बन सेंटर्स इन इंडिया फ्रॉम 6th century BC. ये कौन सा पीरियड था? लेटर वैदिक एज. ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास. Major towns were located along routes of communication. Many were bustling cities of commercial, cultural and political activities. How many? Again आप देखो how many पूछ रहा है. 5 seconds. इसका करेक्ट आंसर है अगेन बी, 2 स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन गलत है. Not all of them developed away from the capitals of Mahajanpadas. Capitals of Mahajanpadas were actually the biggest cities. कैपिटल्स खुद में बिगेस्ट सिटीज़ थे एंड उसके आसपास के इलाके में दे वर ऑल्सो सिस्टर सिटीज़. ऐसा ये डायरेक्टली एज्यूम कर लेना कि दे वर नो सिस्टर सिटीज़ या सैटेलाइट टाउन्स. एंड बहुत स्ट्रांगली ऑल ऑफ देम बोल रहा है. ऑफकोर्स इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्लेम. इसको डिस्प्रूव करना, नेगेटिव आप तरह से सोचो तो बहुत डिफिकल्ट है इसे नेगेटिव को प्रूव कर पाना. द अदर 2 स्टेटमेंट्स, मेजर टाउन्स वर लोकेटेड. ऑफकोर्स आप एनसीईआरटी पढ़ोगे इसमें वेरी क्लियरली लिखा हुआ है. जो रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन थे मोस्टली रिवर्स थे इन दोज टाइम्स. रिवर्स तो सारे बिगर सिटीज़ आप देखोगे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, सारे एंशिएंट सिटीज़, चाहे आप उज्जैन ले लो, चाहे आप वाराणसी ले लो. ओके, ऑल ऑफ दीज सिटीज़ वर बिल्ट ऑन रिवर्स, नियर रिवर्स. ओके, एंड मोस्ट ऑफ देम वर सेंटर्स ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. सो ये तो बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है. ये करेक्ट 2 स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 371A of the Constitution of India with respect to which of the following items, इन आइटम्स के रेस्पेक्ट में, द एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड. ओके, अनलेस द लेजिस्लेटिव असेंबली सो डिसाइड्स. ये स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट एग्जैक्टली लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है. मैं 5 सेकेंड्स रुक रहा हूँ. इसका करेक्ट आंसर है C 1, 2 and 3. रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस, नागा कस्टमरी लॉ एंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड. सिर्फ इन 3 टॉपिक्स हैं. एंड इसके अलावा आई थिंक देयर इज़ वन मोर टॉपिक, सिविल लॉ. एंड सिविल एंड क्रिमिनल दोनों हैं. इन सारी चीज़ों में लेजिस्लेटिव असेंबली जब डिसाइड करेगा तो ही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई होता है इन द स्टेट ऑफ नागालैंड. बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कभी भी सेंटर देगा ही नहीं टू अ स्टेट. बाउंड्रीज को एक स्टेट अपने दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में नहीं डिसाइड कर सकता है. दिस वाज अ कंपैरेटिवली वेरी इजी एलिमिनेशन. बट आपको फिर भी याद रखने का ज़रूरत था कि बाकी 3 हैं एंड इस आर्टिकल में मैंशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान इज नॉट करेक्ट. 5 सेकेंड्स. 5-year प्लान्स पूछ रहा है यूपीएससी अगेन, ऑल्दो बीच में देयर वाज अ फेज व्हेन दे वर नॉट आस्किंग. सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5-year प्लान्स देख लो, एटलीस्ट सम बेसिक ओवरव्यू. जैसे कि ये सेकेंड 5-year प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है. महला नोबिस प्लान बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था. ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ प्लान्स, सारे प्लान नहीं, इतने सारे प्लान से थोड़ी याद रखना है. फर्स्ट याद कर लो, सेकंड याद कर लो, एंड देयर आर फ्यू अदर इंपॉर्टेंट वंस. द करेक्ट आंसर इज सी, एक्सपेंशन ऑफ द कंज्यूमर गुड सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन. It is roughly 180-degree meridian, which deviates slightly east and west to avoid land areas surrounded by the Atlantic Ocean. The date to the east of this line is 24 hours earlier than to the west. 5 seconds. The correct answer is neither. Of course, आप लोगों ने में से ऑलमोस्ट सभी ने ये गलत मान लिया होगा क्योंकि अटलांटिक ओशन लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ पैसिफिक. तो ये इजी था. दिस वन, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट अगर आप ध्यान दोगे मैप में तो अगर ये अमेरिकाज़ हैं एंड ये पैसिफिक ओशन है, ये जापान है,
ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से क्रॉस करता है. द डेट टू द ईस्ट ऑफ दिस लाइन, ईस्ट मतलब यहाँ पे ये पॉइंट इज़ 24 आवर्स अर्लियर दैन वेस्ट. क्या इससे ये 24 घंटे आगे चलता है? नहीं, ये तो उल्टा है, ये तो लेट चलता है. यूएस हम जानते हैं ना, यूएस पीछे चलता है, यूएस लेट से न्यू ईयर मनाता है. यूपीएससी में यूजुअली से टफ पूछेंगे, आई मीन सिविल सर्विसेज में से थोड़ा सा टफ पूछेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑरोरा इज और आर करेक्ट. ये है यूपीएससी का ट्रू लेवल. ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे एग्जाम में. द सोलर विंड अपॉन रीचिंग द अर्थ्स atmosphere is directed towards two magnetic poles and a colorful display of lights is seen in the night sky. Second statement, the particles interact with different gases of the atmosphere and each gas glows with a particular color. In April 2023, aurora was captured in the night sky in India by the Indian Astronomical Observatory at Hanle, Ladakh. So ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट आप ध्यान दो करंट अफेयर्स पे एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट उन्होंने डाला है फ्रॉम स्टैटिक. सो जब भी इस तरह का करंट अफेयर्स होता है, अगर न्यूज़पेपर ने खुद से नहीं एक्सप्लेन किया है, यू हैव टू गो एंड रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई समथिंग हैपेंड. ओके, 5 seconds. साइंस एंड टेक कोर्स का जब मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स ले रहा था तो मैंने ये एग्जैक्ट ये चीज़ मेंशन भी किया था एंड ऑरोरा पढ़ाया था. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल थ्री, डी. Article 191 of the Constitution of India, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a state if the person holds any office of profit under. Directly लक्ष्मीकांत में है. 5 seconds. इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ. ओके, ये आर्टिकल 191 जब आप सर्च करोगे ना तो उसमें आपको डायरेक्टली टेक्स्ट में ये मिल जाएगा. एज वेल एज एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट, उसे भी माना जाएगा. तो ये दो तो इंक्लूडेड है ही. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गिवन रिवर इज और आर करेक्ट. 1. Sangpo crosses over into India under the name of Dihang. Godavari has the second largest river basin covering about 10% of the area of India. Rivers Chambal and Betwa are the important tributaries of River Ganga which join River Ganga directly in Uttar Pradesh. 5 seconds. आपको और टाइम चाहिए होगा, आप पॉज कर लेना जब मैं आंसर बोलने वाला हूँ तो. इसका आंसर है बी, 1 and 2. अब आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है. पहले मैं थर्ड स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ. डायरेक्टली इन उत्तर प्रदेश नहीं, ये यमुना में गिरती हैं. आपको रिवर्स चैप्टर बहुत अच्छे से करना है. ड्रेनेज चैप्टर मैंने CDS वाले वीडियो में भी मैंने बोला था, ड्रेनेज चैप्टर फ्रॉम NCERT ज्योग्राफी 11th एंड 12th का आपको बहुत अच्छे से करके जाना है. ये नहीं अच्छा लग रहा है, मैं ऑल्टरनेटिव भी बता रहा हूँ, खुल्लर, विच आई फील इज़ स्लाइटली बेटर रिटन. तो आप खुल्लर का अगर PDF या ऐसा फोटो कॉपी मिलता है, आप इस चैप्टर का फोटो कॉपी करा लो कहीं भी लाइब्रेरी से लेकर एंड जस्ट ये ड्रेनेज चैप्टर अच्छे से कर लो. उसमें सारे रिवर्स का ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब एकदम हाईली डिटेल्ड वे में दिया हुआ है. यू शुड नो दिस. यूपीएससी ईयर आफ्टर ईयर क्वेश्चन पूछ रहा है रिवर्स पे. ठीक है, चंबल एंड बेतवा जो उस रीजन से होंगे वो जानते होंगे कि यमुना में गिरती हैं ये नदियाँ. सेकेंड स्टेटमेंट, गोदावरी हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ओके, 10%. ये सेकेंड लार्जेस्ट इसका बेसिन है. फर्स्ट लार्जेस्ट किसका है? गंगा का. सांगपो रिवर क्रॉसिंग टू इंडिया अंडर द नेम ऑफ दिहांग, येस, इन अरुणाचल प्रदेश, बट इसका नाम बाकी जगह कहाँ रहता है? ब्रह्मपुत्र. इट्स द सेम रिवर. रिवर्स के नाम बदलते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेगूर सॉइल इज और आर करेक्ट. It is a light colored, clayey, fertile soil. It is developed on Deccan basaltic lava under hot and humid conditions. Cotton is extensively cultivated in this soil. 5 seconds. इसका करेक्ट आंसर है बी, 2 and 3. सॉइल चैप्टर अगेन ज्योग्राफी NCERT में ये बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है. लाइट कलर्ड, इट्स अ डार्क कलर्ड, एंड बेसाल्टिक लावा से निकल के बन रहा है जो सॉइल, वो ऑब्वियसली इट विल बी डार्क इन कलर. सो सॉइल चैप्टर भी करना है, अच्छे से करना है. इट इज़ डेवलप्ड ऑन डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर हॉट, ये करेक्ट है स्टेटमेंट. एंड कॉटन उगता है इन द नॉर्थ वेस्ट मालवा प्लेटो, ये वो इलाका है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान का कुछ पार्ट जो होता है गुजरात का. इजी क्वेश्चन, ये स्लाइटली डिफिकल्ट है. फर्स्ट कॉइन्स इन इंडियन हिस्ट्री बेयरिंग द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय द, मैं सोर्सेज बता देता हूँ यहाँ पे, नितिन सिंघानिया, NCERT, बोथ प्लेसेस. नितिन सिंघानिया एक्चुअली NCERT से ही नोट्स बनाया हुआ है, एक जगह पे कलेक्टेड है. That's why I like Nitin Singhania. 5 seconds.
The correct answer is Indo-Greeks. Next, consider the following statements regarding fronts. Geography से related है, बहुत सारे questions यहाँ पर. The movement of a front causes a slow change in weather in the area over which it moves. Cold fronts are associated with thunderstorms. Warm front is the boundary between an advancing mass of warm air where it is overriding and rising over a mass of a colder air. इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा. मैं 5 सेकंड्स रुक रहा हूँ, आप पॉज कर लेना वीडियो. The correct answer is 2 and 3. Slow change in weather नहीं, fast change, abrupt change. Fast या abrupt word सबसे correct है. Fronts are known for abrupt change. Suddenly weather change होगा and something happens. We इंडिया में we don't normally experience fronts, इसलिए हमें exact idea नहीं होता है usually कि fronts क्या होता है. ये this is common in middle latitudes. Cold fronts are associated with thunderstorms. ये statement absolutely correct है. मैं डायग्राम बना देता हूँ very quickly. कोल्ड फ्रंट कैसे आपको हर जगह मिल जाएगा ये डायग्राम. बेसिकली कोल्ड एयर जो है वो इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, जिसकी वजह से वार्म एयर जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर क्लाइंब कर रहा है. वार्म एयर हमेशा लाइट होता है तो वो चढ़ने लगता है, कोल्ड एयर डिस्प्लेस करता है. ये अगर आपका घर है देन अचानक से वार्म फील हो रहा था, अचानक से अब ठंडा हवा आ गया एंड जो वार्म एयर था वो चूँकि क्लाइंब कर गया ऊपर, क्लाइंब करने से वो कूल डाउन हुआ एंड इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ मॉइस्चर. वार्म एयर में ज़्यादा मॉइस्चर होता है, सो जनरेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड रेन. ओके, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है कोल्ड फ्रंट का. वार्म फ्रंट भी सिमिलर होता है बट उसमें डिफरेंस ये होता है कि वार्म एयर मूव कर रहा है, ओके, इंस्टेड ऑफ कोल्ड एयर. तो वार्म एयर क्या होता है, वार्म एयर ऊपर की ओर चढ़ने चला जाता है, खुद से चढ़ जाता है. कोल्ड एयर रिमेन्स स्टेशनरी. ये डिफरेंस है. ओके, वार्म फ्रंट इज द बाउंड्री बिटवीन एन एडवांसिंग मास ऑफ वार्म एयर वेर इट इज़ ओवर राइडिंग एंड राइजिंग अबव मास ऑफ कोल्ड एयर. ठीक है, ये सारे दोनों चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई है. सिस्टम या कैटेगरी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लैंड रिलेटेड है. डिफ़िकल्ट है, ट्राई. 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स चाहिए होगा. मैं 5 सेकंड्स रुक रहा हूँ, आप पॉज कर लेना है वीडियो. इसका करेक्ट आंसर है ए. यहाँ पर आप 50-50 पहुँच जाते हैं. सिंपल इफ़ यू न्यू हिंदी. इनाम लैंड्स जो गिफ्ट में दिया जाता है, तो डी का 3 होगा. सो ये और ये एलिमिनेट हो गया डायरेक्टली. ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्ट करना है. 50-50 पहुँच गए, आपको चांसेस आर यू विल हैव अ पॉजिटिव मार्क्स अगर सारे 50-50 अगर आप ऑप्ट करते हो तो. ओके, बाकी सारी चीज़ें याद रखनी. मिरासीदार एक बार ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है. सो अब मैंने बोलता हूँ ना, थीम्स रिपीट होते हैं, तो लैंड रिलेटेड एंशिएंट वर्ड्स कंसिस्टेंटली रिपीट होते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स इज और आर करेक्ट. द पॉइंट ऑन द अर्थ्स सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. ये हम लोगों ने नोटिस किया पिछले किसी सीडीएस या किसी और एग्जाम में. अभी रिसेंटली इसी अल्टीमेट पीवाई की सीरीज़ में मैंने एक क्वेश्चन अर्थक्वेक पे मैं करा चुका हूँ. डेफिनेटली यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन अर्थक्वेक्स दिस ईयर, बट अगर आप ध्यान दोगे तो लास्ट ईयर भी अर्थक्वेक्स पे एक क्वेश्चन था सिविल सर्विसेज में. सो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं बोलूँगा, एकदम रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी उठाओ एंड अच्छे से पढ़ लो. ओके, बट मैं फिर भी ये डायग्राम मैं पिछले भी बनाया था, फिर से बना देता हूँ. ये फोकस है या हाइपोसेंटर एंड ये है एपिसेंटर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. अर्थक्वेक्स जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स जो बाहर की ओर रेडिएट होते हैं हर डायरेक्शन में. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. डीप फोकस अर्थक्वेक्स आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज. ये गलत है. शैलो फोकस अर्थक्वेक्स सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं. इसलिए आप न्यूज़ में सुनोगे ना, हमेशा मेंशन रहता है यहाँ से पे टोक्यो से इतने किलोमीटर दूर ज़मीन के इतने किलोमीटर नीचे इसका फोकस था. वाई डू वी से दैट? बिकॉज अगर फोकस बहुत नीचे है, कम डैमेज होगा ऑन सरफेस. वेव्स जो है वो धीरे धीरे डाई आउट होते जाते हैं द लॉन्गर दे ट्रैवल. सो द करेक्ट आंसर इज बी 1 and 2. विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ फॉरेन एंटीजन. इसका करेक्ट आंसर है ए, लिम्फोसाइट्स. इम्यून सिस्टम के सारे सेल्स मैंने कवर किया था इन माई साइंस एंड टेक कोर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स इज और आर करेक्ट. In the northern hemisphere, cyclones rotate counterclockwise and anticyclones rotate clockwise. Cyclones are often associated with cloudy or rainy weather, whereas anticyclones are often associated with fair weather. In the southern hemisphere, the cyclonic spiral will be clockwise because the Coriolis force acts to the left. इसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होगा. मैं 5 सेकंड्स बाद आंसर बताऊंगा, आप पॉज कर लेना.
मैं आंसर बता रहा हूँ। द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल थ्री आर करेक्ट। ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर अट्रैक्ट कर रहा है विंड को फ्रॉम हाई प्रेशर, मैं लिख दे रहा हूँ। बट कोरियोलिस फोर्स की वजह से कोरियोलिस फोर्स इसको फोर्स कर रहा है टू टर्न राइट, बट जब वो राइट टर्न कर रहा है देन देर इज़ सॉर्ट ऑफ एन इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसे इस तरफ भी अट्रैक्शन है एंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से उसको इस तरफ भी जाने का मन कर रहा है, तो वो चलते चल रह जाता है लाइक अर्थ जैसे सन की ओर अराउंड जा रहा है बिकॉज द फोर्सेज आर बैलेंस्ड, उसी तरह से यहाँ पे विंड का फोर्स सॉर्ट ऑफ बैलेंस हो जाता है एंड दिस गिव्स राइज टू अ साइक्लोन। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये होता है, क्यों? क्योंकि विंड टर्न्ड टुवर्ड्स इट्स राइट, कोरियोलिस फोर्स राइट की ओर बेंड करवा देता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ओके, उल्टा होता है इन सदर्न हेमिस्फेयर, वहाँ पे विंड लेफ्ट की ओर टर्न करता है। ओके, तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि वो राइट की ओर टर्न होता है, दैट इज़ वाई ये दैट इज़ वाई साइक्लोन में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। वहीं एंटी साइक्लोन्स में व्हेन इट इज़ रेडिएटिंग फ्रॉम अ हाई प्रेशर जोन से जब ये दूर जा रहा है देन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्चुअली जाता है। सो येस, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट यहाँ पे। ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट बिलोंग टू अ न्यूक्लियर रिएक्टर? 5 seconds, easy question. इसका आंसर है सी, mechanism to reduce CO2 emission. There is no carbon dioxide emission in a nuclear reactor. Next question. Consider the following women's association and their important associates in early 20th century India. Spectrum is the source. Keep revising and ये हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बाय द टाइम यू आर, जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप इतना बार स्पेक्ट्रम पढ़ चुके होंगे कि यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, अगर अभी नहीं भी बन रहा है। बट गिव इट अ ट्राई। 5 seconds. यूपीएससी एक बहुत ही कॉमन ट्रिक करता है इन मैच द फॉलोइंग टाइप वाले पेयर्स वाले क्वेश्चंस में। वो ये करता है ना कि दो पेयर को आपस में एक्सचेंज कर देता है। सो भारत श्री महामंडल, एक्चुअली दिस वाज फाउंडेड बाय सरला देवी चौधरानी एंड दिस वाज फाउंडेड बाय लेडी मेहरबाई टाटा। ये एक्सचेंज्ड है। ओके, सो ये दो नहीं होंगे, बचा बस वन। आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज और आर करेक्ट? These storms develop during the summer and autumn in every tropical ocean except South Atlantic and Eastern South Pacific Oceans. Tropical cyclones that occur in the North Atlantic and Eastern North Pacific Oceans are known as typhoons. Tropical cyclones that occur in the Indian and South Pacific Oceans are called cyclones. मैं सोर्स बता रहा हूँ, आप 5 seconds लेके इसे सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 1 and 3। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है। टाइफून नहीं बोलते हैं, हरिकेन्स बोलते हैं। ये जो लोकेशन है दिस इज बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे हरिकेन्स बोलते हैं। टाइफून्स बोलते हैं ईस्टर्न पैसिफिक में, सॉरी ईस्टर्न पैसिफिक नहीं, ईस्टर्न एशिया में, वेस्टर्न पैसिफिक में बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक में। ये सारे नाम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, लीगो एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्ड वन ऑफ द प्रिडिक्शंस ऑफ 5 seconds। ये लीगो उन्होंने कई बार पूछ रखा है। इसका करेक्ट आंसर है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कैसे? ये तो ग्रेविटेशनल वेव्स ढूंढ रहा है, राइट? ग्रेविटेशनल वेव्स प्रिडिक्ट किया गया था बाय जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किसने किया था? आइंस्टाइन ने किया था। ये किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। ही वॉज द फर्स्ट वन टू प्रिडिक्ट दैट देयर आर ग्रेविटेशनल वेव्स, बट ही कुडंट confirm it, he couldn't prove it. Experimentations possible नहीं था उस समय, but अब है and we have found it. Consider the following statements about the arrival of tobacco in India. Tobacco plant arrived first in the Deccan and it spread to northern India in the early years of the 17th century. 5 seconds. पहले भी टोबैको पूछ चुका है यूपीएससी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है किस पर्टिकुलर हिस्ट्री के एनसीईआरटी में था, बट एक एनसीईआरटी में ये आइदर, मैं बता रहा हूँ, मैंने इतने ही पढ़े हैं तो इन्हीं में से किसी एक में होंगे। ठीक है, इनमें से किसी एक एनसीईआरटी में देयर इज़ अ बॉक्स एंड उस बॉक्स में टोबैको के बारे में डिटेल दिया है, साइड में टोबैको के बारे में डिटेल दिया हुआ है एंड ये पूरा वर्ड टू वर्ड वर्बैटिम कॉपीड है फ्रॉम एनसीईआरटी दीज टू स्टेटमेंट्स। सो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी पढ़ना। मैं खुद 12th का एनसीईआरटी पहली बार पढ़ा हूँ इस साल,
ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को पढ़ने के लिए. मैंने मतलब फ्लिप किया था अर्लियर, आई डेंट रीड इट वेल. दिस ईयर आई हैव रेड इट. ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ. अजंता पेंटिंग्स के बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं. द सर्फेस ऑफ द रॉक वॉज कोटेड विथ क्ले मिक्सड विथ राइस हस्क एंड गम एंड कोट ऑफ लाइम वॉज अप्लाइड ओवर दिस. द आउटलाइन ड्राइंग वॉज डन फर्स्ट ऑन द लाइम कोटिंग एंड द कलर्स वर एडेड सब्सिक्वेंटली. काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है. 5 seconds. इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 and 2. Which of the following statements with regard to the Constitution of Finance Commission is correct? The Government of India has recently constituted the 6th Finance Commission under the chairmanship of Dr. Arvind Panagaria. Finance Commission is constituted in pursuance to Article 263 of the Constitution of India. Select the answer. 5 seconds. सिंपल आंसर 263 280 है. कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे यूपीएससी के लिए. आपको लगता है आर्टिकल्स रटना इट्स नॉट दैट रिलेवेंट एनीमोर, बट एवरी वंस इन अ व्हाइल यूपीएससी आस्क्स समथिंग ऑन द आर्टिकल. नॉट जस्ट आर्टिकल नंबर, आपको पार्ट के नाम याद होने चाहिए. पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप. पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स. इस तरह से आपको सारे पार्ट्स याद होने चाहिए. इसका करेक्ट आंसर है ए, 1 ओनली. तो ये है आपका होमवर्क. ये 3 क्वेश्चंस हैं न्यू टाइप, न्यू डिज़ाइन के. क्वेश्चन का तरीका है आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करना है? सबसे यहाँ पे सी पोर्ट 2023 यूपीएससी में ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है, सो दिस इज़ अ कॉमन टॉपिक. लैंड बायोम 2022 में था या 2021 में था. ये बहुत ही फ्रीक्वेंटेड टॉपिक है यूपीएससी का, ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक्स में से एक है. इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ जीसी लियोंग पढ़ने के लिए. जीसी लियोंग के लास्ट फ्यू चैप्टर्स पढ़ना है. एंड यहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट पढ़ना है. ये भी ज्योग्राफी से ही है सैडली. सो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो एंड इन तीनों के आंसर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालोगे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं करना. फॉर प्रीलिम्स 45 डेज़ बाकी हैं. वी विल डू ग्रेट थिंग्स इन दीज 45 days. आई होप ऑल ऑफ यू guys watching this succeed at this exam. All the best. See you guys in the next one.